समस्तीपुर जिले के किसी विधानसभा क्षेत्र से भी एक बात बिछाने में चूक रहे हैं या चूक गए करके बिहार के प्रभारी आए, उनके विरुद्ध जिस तरीके का प्रदर्शन, जिस तरह का वोट से हारे तो उनका टिकट काट दिया गया। छत्रपति यादव सीटिंग में मिले तो उनका टिकट काट दिया। दर्शी वैज्ञानिक तरीका संभवतः नहीं है, शुरू से ये बातें टेढ़ है, तो इस कारण से हुआ या इनके जो साथ लोग हैं इनके को उतारना, सही समय पर टिकट देना, वो कंफर्टेबल हो के नॉमिनेशन कर दे उसको कि ये पार्टी पहले डिसाइड कर सकती थी और कैंडिडेट्स को पहले बता सकती थी और सीटों का बंटवारा ढंग सूत्र जो बताते हैं आरजेडी का ये शुरू से स्ट्रेटजी थी। तो बिल्कुल सैनिकों में, योद्धाओं में क्वेश्चन अब एक सोफिस्टिकेटेड गेम है जहां बहुत सारी चीजें। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया और कुछ विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन पत्र रद्द होने का समाचार मिल रहा है। मढ़ौला में एलजेपी के उम्मीदवार भोजपुरी की कोई गायिका या नर्तकी है, उसका रद्द हो गया है। बताया जा रहा है कि बख्तियारपुर में किसी का रद्द हो गया है। समस्तीपुर जिले के किसी विधानसभा क्षेत्र से भी एक अभ्यर्थी का नामांकन रद्द हो गया है। नामांकन ये शायद इसलिए रद्द हो रहे हैं कि पार्टियों ने टिकट देने में बहुत विलंब किया और आनन फानन में लोगों के टिकट मिले, आनन फानन में लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म्स भरे होंगे और गलतियां हुई होंगी। वैसे मैंने कई वीडियो में बताया है कि नामांकन पत्र भरने का काम किसी प्रोफेशनल से कराना चाहिए। प्रोफेशनल से मेरा मतलब वकील नहीं है, वकील इलेक्शन के एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, तो कदाचित ये गलतियां इसी कारण से हुई होंगी। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, इसमें अभ्यर्थियों को इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। बहरहाल आज इस बात की विवेचना हम करना चाहते हैं कि क्या तेजस्वी इस चुनाव के रणनीति या चुनाव के संग्राम में, रण क्षेत्र में विसात बिछाने में चूक रहे हैं या चूक गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस में अलग बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष और जो कृष्णा अल्लावरू महासचिव बनकर के बिहार के प्रभारी आए, उनके विरुद्ध जिस तरीके का प्रदर्शन, जिस तरह का वक्तव्य आ रहा है, मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कुछ सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जाने की बात आई। एक आध कैंडिडेट जो बहुत कम मतदान, गजानन शाही का नाम आ रहा है, जो बहुत कम वोट से हारे तो उनका टिकट काट दिया गया। छत्रपति यादव सिटिंग एमएलए तो उनका टिकट काट दिया गया। इसके अलावा करीब करीब 10 से 15 सीट ऐसे हैं जहां महागठबंधन का जो अलायंस है वो बिखर गया है। बछवाड़ा में कांग्रेस सीपीआई आमने सामने है, बिहार शरीफ में कांग्रेस और संभवतः आरजेडी आमने सामने है। इसके अतिरिक्त कई कैसे स्थान हैं जहां पर गठबंधन बिखर चुका है। मधेपुरा के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अजीब घटना हुई कि एक कैंडिडेट ने वीआईपी के टिकट से भी नॉमिनेशन किया है और आरजेडी से भी कर दिया है। ये बता रहा है कि तेजस्वी महागठबंधन के कन्वेनर होने के नाम पर या कन्वेनर होने की हैसियत से वो इसमें बहुत सफल नहीं हुए। मैं विफल नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसका क्या कारण है ये तो वो पार्टी के विवेचना का विषय है, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि इस पार्टी में निर्णय लेने का कोई पारदर्शी वैज्ञानिक तरीका संभवतः नहीं है। शुरू से ये बातें सामने आ रही है कि इस पार्टी में कुछ लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं और तेजस्वी की उपलब्धता, इनकी एक्सेसिबिलिटी ये बहुत ब्लॉक्ड है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस कारण से हुआ या इनके जो साथ लोग हैं, इनके डिसीजन मेकिंग बॉडी में उनके अपरिपक्वता या किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण हुआ है, ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन परिणाम सबके सामने है और इलेक्शन में जो पहला युद्ध जीतने का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि रणभूमि में यानी इलेक्शन बैटलफील्ड में आप अपने कैंडिडेट्स को कितने
सुसज्जित करके और कितने मोरली बूस्टअप करके उतारते हैं। तो ये जो पहला स्टेप था इलेक्शन का, जिसमें कैंडिडेट्स को उतारना, सही समय पर टिकट देना, वो कंफर्टेबल हो के नॉमिनेशन कर दे, उसको पहले से पता रहे ताकि वो अपनी कैंपेनिंग को धारदार बना सके, इन सबों में कहीं ना कहीं चूक हुआ है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट फेज के नॉमिनेशंस में बहुत लोगों को, जो 17 तारीख अंतिम तिथि थी, उस दिन उसने नॉमिनेशन फाइल किया, तो उसकी मन स्थिति क्या रही होगी। 17 को नॉमिनेशन फाइल करेगा, उसके बाद 18, 19, 20 तक वो प्रक्रिया चलेगी, सिंबल अलॉटमेंट, और उसके बाद 6 तारीख को चुनाव है। तो मुश्किल से 12-13 दिन उसको समय मिलेगा कैंपेनिंग का। जबकि होना ये चाहिए था कि ये पार्टी पहले डिसाइड कर सकती थी और कैंडिडेट्स को पहले बता सकती थी और सीटों का बंटवारा ढंग से हो गया होता तो ये होता। मेरे सूत्र ये बताते हैं कि यह एक सोची समझी रणनीति है। उनका ये कहना है कि मैंने एक वीडियो में आपको पहले बताया था कि वोट अधिकार यात्रा जब शुरू हुआ तो कांग्रेस लीडरशिप में, ऑफ कोर्स, वोट अधिकार यात्रा में बहुत जबरदस्त सफलता मिली, राहुल गांधी का इमेज बड़ा चमका। लेकिन राहुल गांधी की समस्या एक ये है कि वे अपने अप्रोच और अपने एक्शन में, अपने कैंपेन में कंसिस्टेंट नहीं रहता है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है कि बिहार जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में जब चुनाव की तिथि की घोषणा हो रही थी तो वो देश से बाहर कैसे चले गए, और कदाचित उनके एब्सेंस में ये महागठबंधन के सीटों का बंटवारा बिल्कुल मैसअप हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। बहरहाल, तो मेरे स्रोत ये बताते हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कि इस पर कांग्रेस ये चाह रही थी कि वो आरजेडी से हार्ड बार्गेनिंग करे सीटों का। इसलिए शुरुआती दौर में 70 पर वो टिकी रही, फिर 70 से 60-65 पर आई, फिर 65 से नीचे। आरजेडी, मेरे सूत्र जो बताते हैं, आरजेडी का ये शुरू से स्ट्रेटजी थी। एक बहुत बड़े लीडर से मेरी बात हुई, मैं नाम उनका नहीं बता सकता हूँ। उन्होंने बताया कि आरजेडी की का ये स्ट्रेटजी था, आरजेडी का ये एक रणनीति थी कि मुकेश सहनी को हम उस मुकाम पर लाकर खड़े कर दें कि वो न तो अपने चुनाव लड़ सके और न ही वो सीटों की बार्गेनिंग कर सके। इसलिए इस मसले को जानबूझकर खींचा गया और खींचते खींचते ऐसी स्थिति में ला दिया गया जहां मुकेश सहनी वो एनडीए में भी न जा सके। अब आपने बीच में देखा कि 2 बार उन्होंने टाइम दिया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, धमाका करेंगे। उन्होंने शायद अमित शाह से बात भी की, लेकिन तब तक देर हो चुका था, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस कभी बैक तो जा नहीं सकता। अगर नॉमिनेशन का लास्ट डेट बीत गया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू वेट फॉर अनदर 5 ईयर्स, और जब भी इलेक्शन होंगे। तो ये लोगों ने बताया कि ये आरजेडी की ये रणनीति थी, लेकिन ये रणनीति कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि ये तो सेल्फ गोल वाला बात हो गया। आपने ऐसी रणनीति बनाई कि आपके योद्धा शस्त्र लेकर ही नहीं उतर पाए, और अगर उतरे भी तो बिल्कुल सैनिकों में, योद्धाओं में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ऐसे में तो युद्ध हारने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये लगता है कि पॉलिटिकल इमैच्योरिटी तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में तेजस्वी ने हम मात खाई है, और कदाचित इसका असर कैंपेन में दिखना भी शुरू हो गया। आप इसको ऐसे समझें कि जहां एनडीए ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया, अमित शाह आए छपरा से, उन्होंने कैंपेन की शुरुआत की। 3 दिन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आवास पर मिले, होटल मौर्या में डेरा डाले हुए हैं। जो विक्षुब्ध, इलेक्शन में सब लोग विक्षुब्ध रहते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता है वो बागी होते हैं, ये बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन उस बागी होने के ट्रेंड को जिस तरीके से अमित शाह ने मैनेज कर लिया, आपने देखा कि कैसे नंद किशोर यादव उनसे मिलने आए, वो बिल्कुल शांत हो गए। और आई के सिटिंग एमएलए राम सूरत राय, जिनकी बड़ी बदनामी हुई थी जब वो राजस्व मंत्री थे, बाद में उनको हटाया गया, वो बागी हो गए थे। और एक किसी निषाद को टिकट दिया गया था, उसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। मनोज तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिनकी छवि ऑलरेडी बहुत खराब है, इन लोगों को खदेड़ दिया। तो उससे भी अमित शाह की शायद मुलाकात हुई है और उनके सुर भी बिल्कुल नरम हो गए। तो इस तरीके से अमित शाह ने भाजपा के तमाम बागी उम्मीदवारों को या तो वो मैनेज कर लिया है, या फिर उनके स्वर अब बड़े
धीमे पड़ गए। लेकिन वैसी स्थिति आरजेडी के साथ नहीं हो सकी, जो कि अभी भी सेकंड फेज का नॉमिनेशन इनका फाइनल नहीं हुआ है। तो ये 3 चीज की तरफ इशारा करता है। पहला, मैंने कई वीडियो में बताया था कि इलेक्शन अब नारे, नैरेटिव्स और लीडरशिप पर चलती है। इलेक्शन अब कैंपेन से हटकर मैनेजमेंट में आ गया है और मैनेजमेंट से भी हटकर ये स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक पर आकर रुक गया है। तो इलेक्शन अब एक सोफिस्टिकेटेड गेम है जहां बहुत सारी चीजें मिलकर आपको विजय दिलाती है। तो इसमें आरजेडी में कोई सेकेंड लाइन का थॉट, सेकेंड लाइन का कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का आदमी अभी तक बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, जबकि एनडीए में खास करके बीजेपी तो इसके लिए विख्यात है। दूसरी चीज, एनडीए गठबंधन एज सच अपने तमाम विरोधाभासों के बावजूद जिस तरीके से इश्यूज को मैनेज करती है, उसका महागठबंधन में सर्वथा अभाव है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक नैरेटिव चल गया जब आज तक के किसी कार्यक्रम में अमित शाह ने यह बयान दिया कि जब उनसे पूछा गया कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे बता सकता हूं, ये तो विधायक दल के नेता का जब चुनाव होगा तो विधायक तय करेंगे। इसके बाद बहुत तेजी से नैरेटिव चलना शुरू हो गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी भाजपा। हालांकि वो अभी भी चल रहा है और वो इस एजेंडे पर काम कर रही है। वो आज से नहीं काम कर रही है, वो काम कर रही है 2010 से ही कि कैसे नीतीश कुमार को पलटा जाए। तो 2-3 ऑपरेशन लोटस हुआ, लेकिन वो सब फेल कर गया। किसी ने कहा कि नीतीश कुमार को भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान, जैसे भीष्म पितामह को शरीर त्यागने वाला मृत्यु का इच्छा वरदान था, उसी तरीके से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहने का इच्छा मृत्यु का वरदान है कि जब तक वो चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बहरहाल, तो ये जो नैरेटिव चला उसको बड़े कायदे से मैनेज किया। तुरंत अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने आए और वो जानबूझकर तस्वीरें सोशल मीडिया और मेन मीडिया में प्लांट की गई कि मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई और हमारा लीडर नीतीश कुमार है। हालांकि डिलिबरेटली यह आज तक नहीं कहा गया कि यही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि लीडरशिप में तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया था और शिंदे के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और हुआ। आसाम में किसी और सोनेवाल के नाम पर लड़ा गया, लेकिन वहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने। तो कहीं वो फार्मूला तो यहाँ नहीं लागू, और इसके लिए बीजेपी जगजाहिर है वो अपना इस तरह का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करता है। तो ये दूसरी बात। और तीसरी और अंतिम बात ये हुई कि तेजस्वी के आरजेडी रैंक एंड फाइल में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, स्ट्रेटजी, नैरेटिव्स गढ़ने और एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिटिकल इश्यूज को ठीक से एड्रेस करने की कोई टीम नहीं है। यह स्पष्ट हो गया। न तो उनके पास ये टीम है जो इलेक्शन और इलेक्शन से रिलेटेड कानूनी मसलों पर उनको सुझाव दे सके, उनके पास कोई ऐसी टीम नहीं है, चूंकि लालू जी अब बीमार रहते हैं, और डिलिबरेटली आरजेडी का पूरा पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अब तेजस्वी के पास है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि कदाचित इन्हीं कारणों से तेज प्रताप की विदाई हो गई वहां से, और उनकी पुत्री रोहिणी आचार्य इस पर चुनाव नहीं लड़ी। ये सारे बात पब्लिक डोमेन में आते हैं। तो लेकिन फिर भी तेजस्वी के पास वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल नहीं है जिसके लिए लालू यादव जाने जाते थे। अब ये चुनाव सबाब पर दिवाली के बाद आ जाएगा, जब सेकेंड फेज का नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो जाएगा 21 तारीख को, और 6 और 11 को मतदान होने हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि तेजस्वी की जो महागठबंधन की सेना है, जिसमें अभी तक समन्वय का अभाव है और भीतरघात का खतरा मंडरा रहा है, एक सीट पर महागठबंधन के कई लोग सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट में हैं। तो फ्रेंडली फाइट आज सच कुछ नहीं होता, इधर वो फ्रेंड रहेगा वो एनिमी रहेगा। तो देयर इज नथिंग फ्रेंडली फाइट एज सच। तो इसमें उलझ करके कहीं इनका परिणाम इनके आशा के विपरीत न आ जाए। समय अभी भी है, दोनों पार्टियां अपना ताकत झोंकेंगी। देखना होगा कि महागठबंधन का रणनीति एनडीए के रणनीति के समकक्ष या उससे ज़्यादा धारदार होता है या नहीं। और फिर देखना होगा कि जो स्टार कैंपेनर की लंबी सूची भाजपा और जदयू ने निकाली है, उसके तुलना में क्या यहाँ राहुल गांधी आएंगे
तेजस्वी के साथ उसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड कैंपेन होगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि चूंकि तीसरा खिलाड़ी प्रशांत किशोर मैदान पर हैं, जिन्होंने कैंडिडेट्स की घोषणा सबसे पहले कर दी और इलेक्शन का पूरा स्ट्रेटजी, पूरा कैंपेन का पूरा प्लानिंग उन्होंने पहले ही से कर दिया, तो ये जो त्रिकोणीय संघर्ष होगा, इसमें देखना होगा कि कौन सा पक्ष विजय होता है और किसका झंडा विधानसभा में फहरता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार बैठते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम सबको 14 नवंबर का इंतजार रहेगा। नमस्कार।